अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग स्टडी क्या करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग जो केमिकल काइनेटिक्स है वो डील करता है रेट के साथ। केमिकल काइनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। और थर्ड वन है मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन, कि रिएक्शन जो है वो कौन कौन से पाथ को फॉलो करके किसी भी कोई भी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म दैट इज़ फॉलोड बाय अ रिएक्शन। अब ये तीन चीज़ें हैं जो हम लोग स्टडी करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। सबसे पहली चीज़ अब है रेट, कि रेट क्या होता है। रेट का मतलब है स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, कितनी स्पीड से कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग कह सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कोई भी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। अब वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की भी हो सकती है और वो प्रोडक्ट की भी हो सकती है। तो जब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिखेंगे या विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लिखेंगे तो क्या चेंज होगा, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू, पहले हम लिख लेते हैं रिएक्टेंट्स। तो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स लिखेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले एग्जांपल लिख लेती हूँ मैं। हमारे पास एक रिएक्टेंट है A और ये चेंज हो रहा है किसी भी प्रोडक्ट P में। अगर हमने इस रिएक्शन का रेट लिखना है, इससे हम किस तरह से लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अब ये जो हमारे पास कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, पहले हम विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिखेंगे। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज़ होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है। जैसे अगर हम लोगों ने कोई भी रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन कर रहे हैं तो जो हमने रिएक्टेंट मिक्स किए हैं वो रिएक्टेंट्स कम होंगे और जो प्रोडक्ट बन रहा होगा वो प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा होगा। तो कंसंट्रेशन जो है प्रोडक्ट्स की वो इंक्रीज़ होगी। जब हम विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, माइनस में आएगा, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन। अब ये जो ब्रैकेट्स हैं, मोलर ब्रैकेट्स, ये हम कंसंट्रेशन के लिए लिखते हैं। तो डी का मतलब है चेंज, लिखते हैं माइनस DA ओवर DT। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स लिखें तो क्या होगा, हमारे पास इक्वेशन यही रहेगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अब हमने विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स लिखा है तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा और ये DP ओवर DT। यहाँ पर प्लस का साइन क्यों आया, वहाँ पे माइनस का साइन क्यों आया, रीज़न ये है कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की वो डिक्रीज़ हो रही है और कंसंट्रेशन जो है प्रोडक्ट्स की वो इंक्रीज़ हो रही है। अब रेट जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, किसी भी रिएक्शन की स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो ये माइनस साइन क्यों आया और ये प्लस साइन क्यों आया, ये आता है बाय कन्वेंशन, कि हम जब बात करते हैं रिएक्टेंट्स की, क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है, और जब प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है। तो बाय कन्वेंशन हम इसे नेगेटिव और पॉजिटिव लिखते हैं। जब हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आ जाता है और हमने उसका रेट कैलकुलेट कर लिया, मतलब पूरा रिएक्शन हो गया, उसका हमने रेट कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद वो रेट जो है वो पॉजिटिव में आएगा, वो रेट नेगेटिव में नहीं आएगा। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब जितने फैक्टर्स थे, जैसे कंसंट्रेशन,
प्रेशर, कैटालिस्ट, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया कि कौन कौन से फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन पे या स्पीड ऑफ रिएक्शन पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अब जब हम लोगों ने ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखा था तो यहाँ पे हमने ये ब्रैकेट्स बनाई हैं इस तरह से, इन्हें कहते हैं मोलर ब्रैकेट्स। ये रिप्रेजेंट करती हैं कंसंट्रेशन को। मोलर ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट करती हैं कंसंट्रेशन को, और जो केमिकल काइनेटिक्स में कंसंट्रेशन के यूनिट्स हैं वो हमारे पास है मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन के यूनिट्स हैं। उसके बाद आ जाता है ये डी। अब यहाँ पर ये डी लिखा है, नेक्स्ट हम देखेंगे कभी डेल्टा लिखा होगा, इसके अलावा कभी करली भी लिखा होगा। तो ये तीनों चेंज हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है? जो डेल्टा है वो है बिगर चेंज, जब हमारे पास काफ़ी लार्ज अमाउंट में चेंज आ रहा हो। जो डी है वो हमारे पास स्मॉल चेंज है, मतलब स्मॉल अमाउंट में चेंज आ रहा है। और करली ये है पार्शियल चेंज, थोड़े टाइम के बाद चेंज आ रहा है, फिर चेंज आ रहा है, मतलब कॉन्टीन्यूस चेंज नहीं है। डी का मतलब है स्मॉलर चेंज और करली का मतलब है पार्शियल चेंज। तो जब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे चेंज डी, डेल्टा या करली, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम देखते हैं कि और कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। उनमें से एक है हमारे पास हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है? कोई भी रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है और उस रिएक्शन में से हाफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो गए, ठीक है। हाफ रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएं तो जितना टाइम लगा है हाफ रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में चेंज होने में, उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। ए रिएक्टेंट है और उसके 100 मोल्स से वो चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में। जब 50 रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो गए तो जितना टाइम लगा 1 आवर लगा 100 मोल्स को 50 मोल्स में कन्वर्ट होने में, मतलब हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो जो ये 1 आवर है इसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। अब आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि 100 मोल्स 50 में कन्वर्ट हुए तो ये जो 50 है ये हाफ लाइफ है, ऐसा नहीं है। जो टाइम आया उस टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ। अब नेक्स्ट जो 50 मोल्स हैं जब वो प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे, ये अब इस टाइम में ये रिएक्टेंट्स बन गए हैं। अब हाफ मतलब 25 मोल्स जब हमारे पास रह जाएंगे तो वो हाफ लाइफ होगी। अब ये सेकेंड हाफ लाइफ है, ये फर्स्ट हाफ लाइफ थी, फिर 50 जब 25 में रह गए तो ये सेकेंड हाफ लाइफ है। उसके बाद 25 जो है वो 12.5 में रह गए तो ये थर्ड हाफ लाइफ है। इसी तरह फोर्थ हाफ लाइफ, फिफ्थ हाफ लाइफ, और जब हमारे पास 10 हाफ लाइफ्स हो जाएं उस टाइम में हम कहते हैं कि जो रिएक्शन है वो 99% कंप्लीट हो गया। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होता। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होगा। तो जो रिएक्शन 99% कंप्लीट हो गया उसे हम कहते हैं कि वो रिएक्शन कंप्लीशन में है या रिएक्शन हमारे पास कंप्लीटेड है। 100% नहीं हुआ, 99% पे ही हमने उसे कह दिया कि रिएक्शन कंप्लीटेड है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सम ऑफ एक्सपोनेंट्स टू विच मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर रेज्ड। रेट लॉ को लिखने के लिए हमें पहले लॉ ऑफ मास एक्शन का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले लॉ ऑफ मास एक्शन।
लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव कंसंट्रेशंस। तो रेट लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो है क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मैसेस, या हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो क्या है, वो प्रोपोर्शनैलिटी के साथ है। अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म कर दें तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन है, अभी ये इक्वेशन नहीं बनी, ये हमारे पास क्या है, रिलेशन है, रिलेशन, क्योंकि इसमें प्रोपोर्शनैलिटी आ रही है। अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्लेस कर दें इक्वालिटी के साथ, उस टाइम में हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास जो प्रोपोर्शनैलिटी हमने हटा दी, इक्वालिटी लगा दी, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट भी आएगा साथ में। वो कांस्टेंट हम कांस्टेंट लिखते हैं रेट कांस्टेंट के। और यहाँ पर जो एक्टिव कंसंट्रेशन है वो किसकी होती है, हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर रिएक्टेंट हम लोगों ने इक्वेशन लिखी थी A गोज़ टू प्रोडक्ट P। तो यहाँ पर A जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, तो K हमारे पास आ जाएगा A। अब ये बन गया रेट लॉ। लॉ ऑफ मास एक्शन में और रेट लॉ में सिर्फ यही डिफरेंस है कि लॉ ऑफ मास एक्शन एक रिलेशन है और जो रेट लॉ है वो इक्वेशन है। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन, कितने मॉलिक्यूल्स किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब वो रिएक्शन का, अगर रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप्स में है तो स्लोएस्ट स्टेप में जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं उन्हें हम कहते हैं रेट ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। तो स्लोएस्ट स्टेप में जितने भी मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे किसी भी रिएक्शन में, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। हम किसी भी रिएक्शन के यूनिट्स लिखते हैं तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक्स कोई भी हमारे पास इक्वेशन है, रेट के हम यूनिट्स किस तरह से लिखेंगे। अभी मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया है कि हमारे पास यहाँ पर जो हम कंसंट्रेशन यूज़ कर रहे हैं उसके यूनिट्स क्या हैं, मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, ये इसके यूनिट्स हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो यूनिट्स यूज़ करेंगे वो कंसंट्रेशन के ये यूनिट्स हैं। अब कोई भी रिएक्शन हमने लिखना है तो हम उसके यूनिट्स कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास रिएक्शन है और यहाँ पर जब हम यूनिट्स लिखेंगे तो dA/dt, ये हमारे पास रेट है। रेट इसको हम लिखेंगे, dA जो है वो क्या होगा, d तो चेंज है, तो चेंज का तो कोई यूनिट नहीं होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। A क्या होगा, हमने लिख दिया है मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, तो ये हमारे पास आ गया मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। और T क्या है, टाइम को हम सेकंड में लिख सकते हैं, हम मिनट में लिख सकते हैं, हम डेज़ में लिख सकते हैं, ईयर्स में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर मोस्टली सेकंड्स में लिखते हैं क्योंकि हम रिएक्शन को कोई बड़े रिएक्शंस या फास्ट जो हमारे पास स्लो रिएक्शंस हैं उनको हम स्टडी नहीं करते। मोस्टली जैसे लैब में बात करते हैं, लैब में हम लोगों ने जब काइनेटिक्स को, किसी भी रिएक्शन की काइनेटिक्स को कैलकुलेट करना है तो हम या सेकंड्स में निकालते हैं या मिनट्स में निकालते हैं, आवर्स में भी नहीं निकालते क्योंकि हमारे रिएक्शन जो हैं वो इतने स्लो नहीं होते, बस वो मॉडरेट होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास होगा सेकंड, इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं तो ये आ जाएगा मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड। तो ये आ गया यूनिट हमारे पास। किसी भी, जब हम काइनेटिक्स का कोई भी एक्सपेरिमेंट करें तो उसके यूनिट्स हम रेट के यूनिट्स इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि हमारे पास ऑर्डर कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर है। तो जब हम बात करें मॉलिक्यूलैरिटी में तो कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है जिसमें 0 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हों और वो रिएक्शन प्रोसीड कर रहा हो। कभी आप लोगों ने देखा
कि लैब में कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, आपके पास एक बीकर है और बीकर जो है वो एम्प्टी है, उसमें कोई चीज़ नहीं है, तो वो रिएक्शन होगा? कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी जो रिएक्टेंट है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, किसी भी मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ऐसा पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। मॉलिक्यूलैरिटी कैन नेवर बी ज़ीरो, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़ीरो हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी ज़ीरो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सम ऑफ एक्सपोनेंट्स टू विच मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर रेज्ड, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। इसका मतलब है कि कितने रिएक्टेंट्स, टोटल जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है और 3 भी होता है। बस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 तक होता है। मॉलिक्यूलैरिटी 0 नहीं होती, 1 से लेकर इनफाइनाइट वैल्यूज़ होती हैं उसकी। तो ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है, मॉलिक्यूलैरिटी में और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। जब हम लोग बात करते हैं रिएक्शन की क्लासिफिकेशन की, तो हम रिएक्शन को क्लासिफाई करते हैं 3 कैटेगरीज़ में ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और हम लोगों ने पहले लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने रिएक्शन को क्लासिफाई किया था 3 बेसिस में, लेकिन तब हमने किस बेसिस पे किया था? स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो रेट ऑफ रिएक्शन की बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। रेट की बेसिस पे रिएक्शन की क्लासिफिकेशन इस तरह से होती है और ऑर्डर की बेसिस पे रिएक्शन की क्लासिफिकेशन हमारे पास सिंपल ऑर्डर, कॉम्प्लेक्स ऑर्डर और नो ऑर्डर। सिंपल ऑर्डर रिएक्शन जो हैं उसमें 0 ऑर्डर आ जाता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। जो कॉम्प्लेक्स हैं उसमें हमारे पास पैरेलल रिएक्शंस आ जाते हैं या हमारे पास कंसेक्टिव रिएक्शंस आ जाते हैं। नो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही किसी भी रेट में इन्वॉल्व हों, किसी भी रेट इक्वेशन में वो इन्वॉल्व हों।